नमस्कार दोस्तों, भारत जापान, फ्रांस या यूके जैसे देशों के साथ मिलकर फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट को क्यों नहीं बनाता है, ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सतीश शाह जी का सवाल है कि भारत जापान, फ्रांस या यूके के साथ मिलकर अपना फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट क्यों नहीं बनाता है। दोस्तों ये एक अच्छा सुझाव है। अकेले सारी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में काफी टाइम लग जाता है, जैसा तेजस जेट के डेवलपमेंट में लग गया। तेजस की सारी टेक्नोलॉजीज को भारत खुद से तैयार करना चाहता था, इसीलिए लगभग 30 से 35 वर्ष तेजस के डेवलपमेंट में लग गए। वहीं दूसरी तरफ अगर 3 या 4 देश मिलकर एक एडवांस्ड फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन का फाइटर जेट बनाएंगे तो यह जल्दी बन जाएगा। पहले भी यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन मिलकर यूरोफाइटर टाइफून जैसा बेहतरीन फाइटर जेट बना चुके हैं। इससे पहले भी जर्मनी, इटली और यूके ने मिलकर टोर्नेडो जेट बनाया था। अब इन्हीं देशों का ग्रुप यूरोफाइटर टाइफून को रिप्लेस करने के लिए भी सिक्स्थ जनरेशन का टेम्पेस्ट जेट बना रहे हैं। टेम्पेस्ट जेट में यूके, इटली, स्वीडन और जापान पार्टनर हैं। टेम्पेस्ट जेट में बहुत हाई लेवल की स्टेल्थ होगी, इसमें एआई का इस्तेमाल होगा, यह अनमैन्ड भी उड़ सकेगा, स्वार्म ड्रोन्स को कंट्रोल कर सकेगा, डायरेक्टेड एनर्जी बीम्स का इस्तेमाल कर सकेगा और साथ ही हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी इसमें लगाई जा सकेंगी। फ्रांस भी जर्मनी और स्पेन के साथ मिलकर इसी तरह का सिक्स्थ जनरेशन का फाइटर जेट बना रहा है। यानी ज्यादातर नए फाइटर जेट के डिजाइन की बात करें तो उसमें 3 या 4 देश मिलकर काम कर रहे हैं। तो अगर भारत भी इनमें से किसी एक ग्रुप के साथ मिल जाता है तो हमें भी फिफ्थ या सिक्स्थ जनरेशन के फाइटर जेट जल्दी मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी भारत किन वजहों से इस तरह के किसी भी ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है, यह भी जान लेते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम आएगी कंडीशन की। यूके, जर्मनी, स्पेन, इटली, फ्रांस आदि देश बहुत ठंडे इलाकों में रहते हैं और ये अपने फाइटर जेट्स को कोल्ड कंडीशंस के हिसाब से तैयार करते हैं। वहीं भारत की बात करें तो यहां पर ज्यादातर समय हॉट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है और ऐसे में जो जेट ठंडे इलाकों के लिए तैयार किए गए थे वो भारत की कंडीशंस में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं। यानी बहुत संभव है कि जो नया फाइटर जेट बन के तैयार होगा वो यूरोपियन देशों के लिए तो बहुत अच्छा एक परफेक्ट फाइटर जेट भी हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह भारत की कंडीशंस में इतना सुटेबल ना रहे। इसीलिए भारत अक्सर इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस को करवाता है। राफेल के लिए भी हमने इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस के नाम पर काफी अधिक धनराशि दी है। इनमें से किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि ये ज्यादातर देश यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है और ये बहुत छोटे छोटे देश हैं जो बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। ऐसे में अगर फाइटर जेट्स के पार्ट अलग अलग देशों में बन भी रहे हैं तो उन्हें आपस में एक असेंबली लाइन तक लाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम लगती है, जबकि भारत इन देशों से हजारों किलोमीटर दूर है। हर तरह की प्रोसेस के लिए, स्पेयर पार्ट्स को इकट्ठा करने के लिए, इसके एयरफ्रेम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय करना होगा, जिसमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगी और जो एक्चुअल फाइटर जेट बनेगा उसकी कीमत कहीं ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों सबसे बड़ा इशू आएगा आईपी राइट्स का, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू। यूरोप में अलग अलग जगह मौजूद कंपनीज में बने इन पार्ट्स को असेंबल करके जब यह फाइटर जेट बनाया जाएगा और भारत आगे चलकर इस फाइटर जेट को किसी और देश को बेचना चाहे तो उस समय भारत को इसकी अनुमति नहीं मिलेगी, इसकी परमिशन नहीं मिलेगी, क्योंकि इसमें जो पार्ट्स लगाए गए हैं उनके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे पास नहीं होंगे। ये अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनीज के पास होंगे और जब तक उनसे परमिशन नहीं मिलती है और उनको रॉयल्टी नहीं दी जाती है तब तक भारत साथ मिलकर बनाए गए इस फाइटर जेट को दूसरे देशों को नहीं बेच पाएगा। साथ ही अगर इस नए बनाए जा रहे फाइटर जेट में भारत अपनी पसंद के कुछ इजरायली या रशियन ओरिजिन के पार्ट्स को जुड़वाना चाहे तो ये यूरोपियन देश उसके लिए परमिशन नहीं देंगे। ये यूरोपियन देश नेटो ग्रुप के मेंबर्स हैं और ये रशिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर भारत अपना खुद का एमका स्टेल्थी जेट बनाता है तो उसमें हम अपनी पसंद के पार्ट्स को दुनिया के किसी भी सप्लायर से खरीद कर लगा सकते हैं। हमारे ऊपर इससे रिलेटेड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।
हम अपनी पसंद से इजराइल से, फ्रांस से या रशिया से रडार ले सकते हैं, जैमर्स ले सकते हैं, उनकी मिसाइल्स ले सकते हैं और उन्हें एमका में इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, किसी दूसरे या तीसरे देश से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। इसके अलावा ऐसे ग्रुप का हिस्सा नहीं बनने की एक बड़ी रुकावट है कीमत। भारत इन छोटे छोटे देशों के मुकाबले ज्यादा बड़ा देश है, इसलिए भारत को फोर्स किया जाएगा कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी ज्यादा पैसे दें और बाद में जब फाइटर जेट बने तो उसमें भी सबसे ज्यादा फाइटर जेट भारत ही खरीदे, जिससे ज्यादा प्रोडक्शन होने से उन दूसरे देशों के लिए भी फाइटर जेट की कीमत कम हो सके। फाइटर जेट के बन जाने के बाद इसके मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और दूसरी चीजों के ट्रांसपोर्ट में भी काफी दिक्कत आएगी। और अगर भारत की लड़ाई पाकिस्तान या चाइना से हो जाती है तो उस समय इस तरह के स्पेयर पार्ट्स को हजारों किलोमीटर दूर से मंगाकर भारत में असेंबल करने में काफी समस्या आएगी। इस सप्लाई लाइन को हमारे दुश्मन देश बड़ी आसानी से डिसरप्ट कर सकते हैं, उसे ब्रेक कर सकते हैं। जबकि एमका जैसा फाइटर जेट अगर हम अपने देश में ही बना रहे होंगे तो हमें सप्लाई लाइन के लिए या स्पेयर पार्ट्स के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, यानी कि लड़ाई के समय हमारी तैयारी कई गुना ज्यादा अच्छी रहेगी। दोस्तों, एक चीज नोट करने लायक है कि यूरोफाइटर टाइफून को यूके, जर्मनी, इटली और स्पेन ने मिलकर बनाया है, लेकिन उसके बाद भी इसकी कीमत इसके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर यानी फ्रांस के राफेल से कहीं ज्यादा है, जबकि राफेल को अकेले फ्रांस ने ही बनाया है। और इसीलिए यूरोफाइटर टाइफून की जगह पर फ्रांस से राफेल खरीदने का डिसीजन किया गया था। फ्रांस से राफेल खरीदने के पीछे एक ही देश से सारी टेक्नोलॉजी मिल जाने की वजह से ही हमने यूरोफाइटर टाइफून ना लेकर फ्रांस के राफेल को तवज्जो दी। राफेल के लिए हमें अलग से इसके रडार, एवियोनिक्स, मिसाइल्स या इंजन के लिए किसी और देश के साथ एग्रीमेंट नहीं करना पड़ा। अगर फिर भी भारत इन यूरोपियन देशों के साथ मिलकर फाइटर जेट तैयार करता है और उसको दूसरे देश को बेचने के राइट्स भी प्राप्त कर लेता है तो भी अलग तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जैसा इस समय तेजस को अर्जेंटीना को बेचने के समय आई है। अर्जेंटीना और यूके में एक अलग इशू चल रहा है। अर्जेंटीना चाहता है कि उसके किसी फाइटर जेट में यूके के बने हुए पार्ट्स ना लगें, जबकि हमारा अर्जेंटीना के साथ कोई विवाद नहीं है, लेकिन क्योंकि इशू यूके और अर्जेंटीना के बीच में है तो इसलिए नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ इश्यूज हैं। ये यूरोपियन देश, खासकर यूके, जर्मनी, इटली आदि ज्यादा रिलायबल पार्टनर नहीं हैं। वहां पर गवर्नमेंट चेंज होने के साथ कई तरह की पॉलिसीज बहुत आसानी से चेंज हो जाती हैं, जिससे इस तरह के फाइटर जेट पर आगे चलकर रोक भी लग सकती है या इसमें अनवांटेड डिले करवाई जा सकती है। ये यूरोपियन देश भारत की तरक्की को देखकर इतने खुश नहीं हैं, इसीलिए कई अलग अलग गलत रिपोर्ट्स निकाली जाती हैं और इन्हीं रिपोर्ट्स के दम पर वहां पर कई तरह के प्रोटेस्ट हो सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं, जिससे यह प्रोजेक्ट कैंसिल हो सकता है या डिले हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो भारत को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये यूरोपियन देश तो अपनी सुरक्षा के लिए निश्चिंत हैं। ये तो नेटो ग्रुप का हिस्सा है और नेटो ग्रुप के आर्टिकल 5 की वजह से कोई भी देश अगर इनके ऊपर अटैक करता है तो नेटो ग्रुप के सभी देश मिलकर उस देश के ऊपर अटैक कर देंगे और इन यूरोपियन देशों को बचा लेंगे। लेकिन भारत को इस तरह का कोई सुरक्षा कवच नहीं मिला हुआ है, तो अगर भारत को अपनी जरूरत के लिए जो फाइटर जेट चाहिए अगर उनके बनने में डिले होता है तो भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा इशू पैदा हो सकता है। साथ ही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी हो सकता है। हमने फ्रांस से इंडियन एयरफोर्स के लिए 36 राफेल खरीदे हैं, इंडियन नेवी के लिए भी 26 राफेल एम खरीदे जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम फ्रांस के कॉम्पिटिटर ग्रुप यानी टेम्पेस्ट वाला ग्रुप जो कि टाइफून की रिप्लेसमेंट के लिए बनाया जा रहा है, ऐसे ग्रुप का अगर हम हिस्सा बनते हैं तो जाहिर सी बात है यह बात फ्रांस को नहीं पसंद आएगी और इससे हमें राफेल के अपग्रेड्स और इसके स्पेयर पार्ट्स में आगे चलकर प्रॉब्लम आ सकती है। दोस्तों, एक पॉइंट जो अक्सर अनदेखा हो जाता है वो है अमेरिका का प्रेशर। अमेरिका चाहता है कि दुनिया भर में उसी के फाइटर जेट, उसी के हथियार बिके। ऐसे में कोई और दूसरा ग्रुप अगर कोई फाइटर जेट बनाने की कोशिश करता है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी उन्हें अमेरिका से भी लेनी होती है और ऐसे में अमेरिका प्रेशर डालकर उस प्रोजेक्ट को डिले करवा सकता है, अपनी टेक्नोलॉजी को देने से मना कर सकता है या फिर एक लुक्रेटिव ऑफर देकर उस ग्रुप के कुछ मेंबर्स को अपनी तरफ कर सकता है। ऐसा हम पहले भी कई बार देख चुके हैं।
ऑस्ट्रेलिया फ्रांस के साथ सबमरीन्स की डील कर चुका था, लेकिन अमेरिका ने प्रेशर डालकर इस डील को कैंसिल करवा के अपनी एक डील सामने रख दी। इजराइल के लावी प्रोजेक्ट को भी बंद करवाकर अपना ही F-16 खरीदने को मजबूर कर दिया। तेजस फाइटर जेट के लिए इंजन की सप्लाई को रोककर इसके डेवलपमेंट प्रोसेस को बहुत लंबा खिंचवा दिया। ज्यादातर देशों को यह ध्यान रखना पड़ता है कि अगर वो दुनिया में किसी से भी फाइटर जेट या दूसरे हथियार खरीद रहे हैं तो साथ में कुछ ना कुछ हथियार वो अमेरिका से भी खरीदते रहे, ताकि अमेरिका बीच में अड़ंगा ना लगाए। भारत वैसे तो अपने फाइटर जेट, एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे हथियार रशिया से खरीदता है, लेकिन अमेरिका को भी खुश रखने के लिए हमने उनसे अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर, शिनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर और MH-60R एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे। तो अगर भारत जापान, फ्रांस, यूके आदि के साथ मिलकर कोई फाइटर जेट बनाता है तो हमें किसी ना किसी तरीके से अमेरिका को भी लूप में रखना पड़ेगा। फ्रांस ने अकेले मिलकर राफेल बनाया, जो कि सस्ता है, और किससे सस्ता है? टाइफून से, जिसे कई देशों ने मिलकर बनाया। देखिए, जब कई देश मिलकर किसी फाइटर जेट के ऊपर काम करते हैं तो उन्हें वर्क शेयर के हिसाब से काम बांटना पड़ता है और उसमें अलग अलग देशों की कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं, जिससे इसकी डेवलपमेंट का टाइम तो कम हो जाता है, लेकिन इसमें लगने वाली कॉस्ट कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, भारत पहले भी रशिया के साथ Su-57 जेट के को डेवलपमेंट के एक्सपीरियंस को देख चुका है। उस समय इस प्रोजेक्ट को FGFA नाम दिया गया था, जहां भारत को ही ज्यादातर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट को सहन करना पड़ा और उसके बाद भी रशिया टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर को तैयार नहीं हुआ था। साथ ही इस प्रोजेक्ट की कीमत भी लगातार बढ़ती जा रही थी, प्रोजेक्ट में काफी डिले भी हो रहा था और रशिया इसमें इंडिया स्पेसिफिक चेंजेस भी नहीं कर रहा था। स्टेल्थ के मामले में भी यह F-35 के लेवल का नहीं था, इसीलिए थक हारकर भारत को इस को डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट से अलग ही होना ठीक लगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।